हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नर हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com. सो देन लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे आपके आईसीएसई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर के कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग ने 2 वीडियोस में इस चैप्टर के कई सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। तो आपने अगर उन चीज़ों को मिस कर दिया होगा तो आप जाके ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा, तभी जाके आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला वीडियो तो पक्का देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिएक्शन है, वो समझने में दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो हम लोग ने अभी तक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को जस्ट छुआ था, मतलब बस जस्ट समझ लिया था कि क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ओके, जो पिछले वीडियो में हम लोग ने जहां पर छोड़ा था हमारे सिलसिले को। तो अब आपको पता ही होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज की जाती है। ओके, तो अब ये जो मैं कह रहा हूँ, ओके, एकदम सिंपल टर्म्स में कह रहा हूँ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज की जाती है। तो इसका मतलब, इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ लिए थे कि रिएक्टेंट्स बनते हैं प्रोडक्ट्स पर एनर्जी रिलीज होती है, तो हम लोग वो प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं, क्योंकि जो कुछ भी बनता है वो प्रोडक्ट के साइड पे लिखते हैं ना हम लोग। तो एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो हम लोग प्रोडक्ट जब बन रहे हैं तब एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो देखो, एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, मतलब इसलिए हम लोग लिख रहे हैं वहां पर। ओके, मतलब हम लोग ने पढ़ा था एक सिंपल इक्वेशन के टर्म में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करें। तो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग कि भाई रिएक्टेंट्स बनते हैं प्रोडक्ट, जब एनर्जी रिलीज होती है तब प्रोडक्ट के साइड में लिख दो एनर्जी का टर्म। ओके, और ये एनर्जी क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रही है, तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। करेक्ट, तो मैं इसको यहाँ पर हीट लिख देता हूँ। ओके, हीट एनर्जी। तो अब बस इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं और कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस की भी देखनी है। ओके, तो एग्जाम्पल्स में अगर मैं कहूँ तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर सबसे बेसिक सा रिएक्शन, ओके, जो जिससे हम लोग ने कई बार शुरुआत की है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, भाई ये कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन। ओके, तो कार्बन और ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पर कार्बन बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, करेक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पर ये प्रोसेस में, ओके, हीट एनर्जी रिलीज की जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि अब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब वही चीज जो मैंने पिछले वाले वीडियो में क्लियर की थी कि आप कहोगे सर हम लोग यहाँ पर हीट तो दे भी तो रहे हैं, करेक्ट, यहाँ पर हीट हम लोग रिएक्टेंट्स को दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और सर आप कह रहे हो हीट रिलीज हो रही है। तो चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो कि सर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, पर हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि भाई हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब की जाती है रिएक्शन में तो वो तो एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी की जा रही है, तो ये एंडोथर्मिक क्यों नहीं है फिर? क्योंकि यहाँ पर ही हमें वो चीज़ समझनी थी जिसके लिए वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको कि भाई ये हम लोग ये जो हीट एनर्जी रिलीज की जा रही है, ओके, या फिर एब्जॉर्ब की जा रही है, उसके बेसिस पर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं, ये हम लोग नेट एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल हीट एनर्जी की मतलब सिर्फ एनर्जी, हीट एनर्जी रिएक्शन में, ओके, या फिर सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है, इन टर्म्स में नहीं। मतलब क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है ना कि भाई केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी की जाती है रिएक्टेंट के एटम्स के बीच में, या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और रिलीज भी की जाती है क्योंकि जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तब एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तब जाके मॉलिक्यूल बनेगा प्रोडक्ट का। तो जब बॉन्ड बनता है तब एनर्जी रिलीज भी की जाती है। तो वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जाती है केमिकल रिएक्शन में या फिर रिलीज की जाती है, ओके, वो तो चलते ही रहेगा, पर उन दोनों एनर्जीज को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, ओके, देखेंगे तो कुछ नेट एनर्जी चेंज हमें दिखेगा। ओके, वो क्या होगा, एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी या फिर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें नेट एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है।
यहां पर इस रिएक्शन की तरह। ओके, भले उन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें हीट करना पड़े, पर नेट एनर्जी चेंज होता है हीट एनर्जी का रिलीज या फिर एनर्जी का रिलीज। ओके, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें नेट एनर्जी का चेंज इस तरह से है कि भाई एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में, उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी को सिंपल टर्म्स में हम लोगों ने कहा हीट एनर्जी जब रिलीज होती है तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये चीज़ों को कंफ्यूज, मतलब इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं करना है खुद के दिमाग में। ओके, और ये जो डाउट आपके मन में आ सकता था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह और भी रिएक्शंस है हमारे पास भाई। अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बोलेंगे कि तुम रिएक्ट करो, तो क्या करेंगे? ये रिएक्ट करेंगे भाई साहब, और क्या करेंगे? ओके, और इनको हीट करने पर ये वाटर बनाएंगे, पर जब ये वाटर बनाएंगे तब भाई साहब ये भी हीट रिलीज करेंगे। ओके, तो नेट एनर्जी चेंज क्या हो रही है यहाँ पर? हीट की रिलीज। ओके, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ गई आपको? तो इसी तरह जो भी रिएक्शन में हीट एनर्जी ओके रिलीज होती है, नेट एनर्जी चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, टू बी इन द ब्रैकेट्स। ओके, तब हम लोग कहते हैं कि भाई ये सारे रिएक्शंस होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ओके। अब कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब कुछ नहीं, पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी कुछ नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ना, ओके, तो उनमें एक खास बात दिखाई देती है, ओके, कि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ये हम लोग अगर रिएक्शन एक बार शुरू हो गया, ओके, तो शुरू होने के बाद जब रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है, तब अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे तो भी रिएक्शन कंटिन्यू होते रहेगा। ओके, थोड़ी सी दिमाग के ऊपर से बाउंसर गई होगी, मैं बताता हूँ, ठीक से समझा के बताता हूँ। देखो ये रिएक्शन आपको बहुत आगे, मतलब बहुत आगे नहीं, आगे बहुत अच्छे से पढ़नी है। N2 प्लस, अब मैं यहाँ पर पूरा आपका पूरा बैलेंस करके ही लिख दे रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। ओके, अमोनिया बनाने का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, अब न जाने कितने प्रोसेसेस इस अमोनिया बनाने के रिएक्शन पर चल रही है, फर्टिलाइजर्स बनाना वगैरह वगैरह XYZ, वो सब जाने दो। यहाँ पर इस रिएक्शन में ना एक टेम्परेचर रेंज हम लोग मेंटेन करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस, बाकी की चीज़ें छोड़ दो। ओके, तो ये जो टेम्परेचर रेंज है, मतलब हम लोग इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं इन दो गैसेस को। ओके, अब जब ये रिएक्शन होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो नेट एनर्जी चेंज इस तरह से है कि भाई हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये जब हीट एनर्जी जो भी रिलीज होती है ना, तो होता क्या है, इसी हीट एनर्जी में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ओके यूज की जाती है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बात समझ में आ गई? शुरुआत में इस रिएक्शन को करवाने के लिए N2 और 3H2 को इस टेम्परेचर पर लेके आया जाता है। ओके, इस टेम्परेचर पर हीट करने के बाद अमोनिया बनता है, और अमोनिया के साथ साथ नेट एनर्जी चेंज इस तरह से होती है कि भाई हीट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अब ये जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है, इसी हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर से इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कि भाई रिएक्शन चलते रहे, रिएक्शन चलते रहे, रिएक्शन चलते रहे। ठीक है, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्शन कैन कंटिन्यू ओके विदाउट द एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ही यूज की जाएगी रिएक्शन को चलाने के लिए, ओके, चालू रखने के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज थी ना। अब इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब मैं फिर से वही पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, नेट एनर्जी चेंज के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या भाई, हम लोग रिएक्टेंट के साथ साथ एनर्जी लिखते हैं ऐसे, और गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे सिंपल टर्म्स में लिखते हैं। तो ये जो सिंपल जो जनरल रिएक्शन टाइप चीज़ है ना, यही इसी फॉर्म में हम लोग एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। देखा ध्यान से आपने कि यहाँ पर भी देखो, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी हीट के फॉर्म में, तो देखो रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स प्लस हीट एनर्जी, ओके, या फिर एनर्जी हीट के फॉर्म में। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिख रहे हैं। बात क्लियर हो गया आपको? अब देखो यहाँ पर आगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको समझ में आ गई है, मैंने बताया अभी इसका अब इसके केस में देखो एग्जाम्पल देखेंगे और फिर मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल में तो अच्छे खासे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने लिया। ओके, अब हमें सभी को पता है कि भाई साहब इसको हीट करना पड़ता है, ये हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमें मिलते हैं। पर ये रिएक्शन इस तरह से होती है कि इसमें नेट एनर्जी चेंज ऐसा है कि भाई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है।
तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है इसलिए मैंने यहाँ पर हीट लिख दिया। ओके, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है इसलिए एंडोथर्मिक। ओके, इन टर्म्स ऑफ नेट एनर्जी चेंज। तो अब ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें देखो, ध्यान देना, ये रिएक्शन बिना एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी के चलेगी ही नहीं, कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगी। क्यों? अरे देखो, एक बार अगर सपोज मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट को इतना, मतलब थोड़ा कैल्शियम, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट था मेरे पास, ठीक है, मैंने उसको हीट किया तो कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में। पर अब अगर मैं हीट करना बंद कर दूं, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई जो है मेरी बंद कर दूं, तो ऐसे का ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा रहेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी कैल्शियम कार्बोनेट में जो एटम्स है, उन वो जो बॉन्ड बनाए हैं एटम्स एक दूसरे के साथ, उनको तोड़ने को लग रही है। ओके, यहाँ पर जितनी भी एनर्जी ये प्रोडक्ट्स बनने के बाद रिलीज हो रही है, ये एनर्जी चेंज इस तरह से है कि जो एनर्जी लग रही है वो ज़्यादा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब सपोज 1000 एनर्जी अगर लग रही है तो रिलीज तो बस भाई 500 ही हो रही है। तो अगर मैं 500 यहाँ से और यहाँ से 500 काट दूँ तो फिर भी यहाँ पर 500 बचेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई नेट एनर्जी क्या हो रही है, नेट एनर्जी चेंज किस तरह से कि भाई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एनर्जी ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर नेट एनर्जी चेंज हम लोग इस तरह से कहते हैं कि भाई एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। तो अगर हम लोग ये 500 एनर्जी देंगे ही नहीं तो कंटिन्यू कैसे होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन? होगी ही नहीं, करेक्ट। वैसे उल्टा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, अगर वहां पर 1000 एनर्जी दी जा रही है, यहाँ पर 500 ही लग रही है, ठीक है, तो 500, 1000 में से 500 गए, 500 बचे, करेक्ट। तो फिर भी यहाँ पर 500 एनर्जी क्या है, रिलीज हो रही है। अब इसी 500 को यूज करो तो रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी। फिर से नेट एनर्जी 500 दी जाएगी, फिर से उसी 500 को यूज करो, फिर से कंटिन्यू होती जाएगी। पर यहाँ पर तो केस उल्टी है, यहाँ पर जो दी जा रही है वो तो कम है इन टर्म्स ऑफ जो एनर्जी ली जा रही है उससे। इसीलिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर लग रही है, तो बिना एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी के रिएक्शन तो चलेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 500 जब तक नहीं मिलेगा, ये 500 जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात आपको? ओके, इंटरेस्टिंग से था ना। अब देखो, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स है, मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, फिर सबसे पहले मेरे को इसको जरा हटाने दो, ये आपको समझने के लिए चीज़ें थी। तो और कौन सा हमारे पास ऐसा रिएक्शन है एंडोथर्मिक वाला? चलो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये N2 लिया मैंने, ओके, ये O2 लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब ये तो बहुत अबंडेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, सभी को पता है। भाई साहब, इनको लगा कि भाई हम अब हाथ मिला लेते हैं एकदम खुशी खुशी। तो इन्होंने क्या किया, हाँ एक मिनट मुझे थोड़ा सा जगह छोड़ने दो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमारा मिलन हम कर लेते हैं। तो हीट करने पर मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 3000 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ये सोचते कि भाई चलो अब मिलन कर लेते हैं, तो बन जाते हैं ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन जो भी रिएक्शन में लिख रहा बैलेंस आपको खुद को करना है, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम मेरा भी टाइम बच जाएगा। ओके, मतलब वीडियो देखने का आपका टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि उस चीज़ में ये चीज़ अगर मैं आपको हर एक रिएक्शन के लिए बार बार बताते रहूँ तो क्या होगा। ओके, वो तो बेसिक सी चीज़ें हम लोग ने एक बार पढ़ ली है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है हर एक रिएक्शन को बैलेंस करने की। ओके, क्योंकि हर एक रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका तो सेम ही है, करेक्ट, जो हम लोग ने सीख लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी रिएक्शन में लिख रहा हूँ, अगर हो सकता है वो अनबैलेंस्ड हो तो आपकी जिम्मेदारी है उनको बैलेंस्ड करना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने मेल मिलन कर लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गए, पर नेट एनर्जी चेंज इस तरह से है भाई कि एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। ओके, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? अरे भाई साहब, कैसे ही पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा ना। अरे पेपर पर रिएक्शन देखने पर किसको पता चलेगा कि नेट एनर्जी चेंज क्या हो रही है क्या नहीं हो रही? ये तो जब रिएक्शन होता है तब जाके ये एनर्जी चेंजेस जो है वो कैलकुलेट की जाती है, फिर बाद में समझ में आता है। तो फिलहाल आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको बस याद रखना है कि कौन से एक्सोथर्मिक है कौन से एंडोथर्मिक है। ठीक है, बाकी जो मेन कॉन्सेप्चुअल चीज थी वो आपको समझनी है, क्योंकि
हो सकता है कल जाके आप साइंटिस्ट बन गए और उसके बाद आप अगर एनर्जी कंसिडरेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की, तो आपको तो खुद को पता होना चाहिए ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले तो क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो क्या। ओके, तो तब एनर्जी कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई नेट एनर्जी चेंज तो एनर्जी में एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। करेक्ट, चलो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। चलो, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब फटाफट से ये क्वेश्चन है मैं आपके सामने, आप अब देखना, खुद से इसको ट्राई करने की बिल्कुल कोशिश करना। ओके, पॉज करना वीडियो को, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। ओके, ठीक है, तो आई होप आपने पॉज किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा। अब बढ़ते हैं आंसर पर। तो देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन वेयर द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व। ठीक है, एक एग्जाम्पल देना है, गिव एन एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल का रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है जहां पर ये चीजें हो रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट, अब भी थोड़ी देर पहले देखा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में देखो इवोल्यूशन ऑफ हीट, कोई भी रिएक्शन आप उठा के लिख सकते हो, यहाँ पर देखो इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है। ओके, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ओके, दूसरा था एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये उठा के लिख दो। ओके, कोई भी उठा के लिख दो। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, ये तो दोनों हो गए। ओके, इवोल्यूशन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, याद है हम लोग ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, तो वो क्या था, वो रिएक्शन लिख दो एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने का। तो देखो, बेरियम क्लोराइड था, सोडियम सल्फेट के साथ वो रिएक्ट कर रहा था, करेक्ट, और फिर बन रहा था बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट था, करेक्ट, और सोडियम क्लोराइड हमारा दूसरा प्रोडक्ट था। ओके, तो ये प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, देखो, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो एग्जाम्पल देना था तो दे दिया। ठीक है, आगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो अब यहां पर कौन से रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है, आप खुद सोचने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। ओके, हम लोग ने पढ़ा है, ये जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थे, थोड़ा सा जोर लगाओ, देखो ये करेक्ट। आई होप आपको मतलब हो रहा होगा, आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ साथ हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी पढ़ा था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, करेक्ट। तो बस, तो अब यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख दो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मेरी फेवरेट तो भाई हम लोग ने ये वाली पढ़ी है, NaOH प्लस HCl। ठीक है, बेस और एसिड इनका मेल मिलाव होगा और ये देंगे हमें सॉल्ट और वाटर, NaCl और वाटर। ओके, सॉल्ट वाटर, ठीक है, NaOH HCl, तो NaCl H2O। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके बच्चों, तो अब इस चैप्टर के बस लास्ट टॉपिक पर हम लोग पहुंचे हैं। अब ये जो लास्ट टॉपिक है ना, काफी इंटरेस्टिंग सा है, देखो। तो अब लास्ट टॉपिक है हमारा ऑक्साइड्स के बारे में हमको थोड़ा पढ़ना है। अब ऑक्साइड्स होते क्या है, चलो शुरुआत करते हैं इससे। तो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऐसे ठोक दिए हैं। ओके, अब इनमें आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो आप ही बताओ मुझे कि इन सारे कंपाउंड्स में आपको कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रही है। एकदम फटाक से 2 सेकंड में समझ में आएगा आपको। ओके, चलो, आई होप आपने आंसर दिया होगा जोर से चिल्ला के, सर ऑक्सीजन। हाँ भाई, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, ये रहा ऑक्सीजन। ओके, ये रहा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड में ये रहा ऑक्सीजन, MgO ऑक्सीजन, SO3 ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन। ओहो, अब ये जो ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहा है इन सारे कंपाउंड में, भाई साहब देखो, ये सारे ऑक्सीजन जो है, अब हर एक कंपाउंड की बात करेंगे तो किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़े हुए, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है, करेक्ट, ये सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैल्शियम के साथ, ये कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, तो बस ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स में ये जो ऑक्सीजन भैया है ये जुड़े हुए हैं किसी एलिमेंट के साथ, उनको कहते हैं ऑक्साइड्स। खत्म। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है किसी एलिमेंट के साथ, ओके, मॉलिक्यूल में। ठीक है, देखो मॉलिक्यूल में उस कंपाउंड के, तो वो कंपाउंड है, हो गया ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड्स है 2 टाइप के हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एक एक करके दोनों को भी अच्छे से समझेंगे, फिर बाद में चैप्टर की समाप्ति। अब मेटालिक ऑक्साइड मतलब क्या, तो देखो सिंपल सी चीज है, ऑक्साइड मतलब एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन जो है हमारा कंबाइंड है
किसी एलिमेंट के साथ, ओके। तो जब वो कंबाइन हो रहा है किसी एलिमेंट के साथ तो मॉलिक्यूल बना रहा है, और वो मॉलिक्यूल जो है वो जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है उस कंपाउंड को ऑक्साइड कहते हैं। तो अब जब वो एलिमेंट मेटल होगा तो बन गया अपना मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो जैसे ऑक्सीजन है हमारा, ओके, वो किसी एक्स एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड। अब जब ये एक्स एलिमेंट जो है ये मेटल होगा तो भाई साहब इसको हम लोग कहेंगे मेटल ऑक्साइड। तो मैंने एक्स को एम से बस डिनोट कर दिया, ओके, रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड। बात समझ में आ गई। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है बनते कैसे है भैया, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखो ये हमारा ऑक्सीजन जुड़ा है मेटल मैग्नीशियम के साथ, ऑक्सीजन जुड़ा है मेटल सोडियम के साथ, ऑक्सीजन जुड़ा है मेटल कैल्शियम के साथ। तो ऑक्साइड क्या हमारे एग्जाम्पल्स में मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड बनते कहाँ से, चलो वहां पर आते हैं। अब सिंपल सी चीज है भाई, अब ऑक्साइड अगर बना है मेटल और ऑक्सीजन से तो बनेगा भी भाई मेटल और ऑक्सीजन से सर, करेक्ट। तो वही बन रहा है मेटल और ऑक्सीजन के मिलन से। अब ये मिलन कैसे हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं भाई इनको मिलवाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीट भी नहीं करना पड़ता, जैसे कि सोडियम। देखो सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ इतना ज़्यादा, मतलब इसकी कुछ ऐसा अफेक्शन है उसको कि भाई साहब बिना हीट किए ही झपट पकड़ के सोडियम ऑक्सीजन के साथ ऐसे मेल मिलाव करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है। तो ये है Na2O, ओके, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मेल मिलाव करके Na2O ऑक्साइड बनाता है। अब कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनको भाई थोड़ा बहुत भाव खाना पड़ता है, तो ये जैसे कि मैग्नीशियम कहो या फिर कैल्शियम कहो, तो इनको भाई साहब हीट करना पड़ता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है, जब मैग्नीशियम मतलब ऑक्सीजन के साथ मेल मिलाव करने की कोशिश करता है, तब उसको हीट करना पड़ता है, तब जाके ये मेल मिलाव करता है, ओके। या फिर ऐसे कहो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मेल मिलाव करने के लिए हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन हीट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। वैसे ही कैल्शियम ऑक्सीजन हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, रिएक्शंस को बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सिंपल सिंपल से रिएक्शन है, बाकी कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब ये हो गई एक तरीका जिससे हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स बन रहे, मेटालिक ऑक्साइड्स बन रहे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। हाँ, ये आपको चाहिए होगा तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यही रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्सीजन भाई साहब मिलेगा हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, तो दूसरा तरीका है भाई साहब, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल नाइट्रेट को लेकर अगर हम लोग उसको तोड़ देंगे तो भी हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो कैसे मिलता है, देखो रिएक्शन से बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले इजी सा रिएक्शन लेते हैं मेटल कार्बोनेट का। ये रहा हमारा कैल्शियम आ गया, मेटल कार्बोनेट है उसका, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हम लोग हीट करेंगे। अब हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक। फिर ये बोलता है कि भाई अब मुझे जाने दो, मतलब मुझे टूटने दो। तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ। अब आप कह रहे होगे सर आप तो स्टोरी सुना रहे हो क्या, मैं स्टोरी सुना रहा हूं, पर ये देखो बन गया हमारा मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ऐसे डिकम्पोजिशन से बन रहा है किसके, हमारे मेटल कार्बोनेट के। उसी तरह मेटल नाइट्रेट का भी डिकम्पोजिशन हम लोग देख सकते। तो मेटल नाइट्रेट मतलब लेड नाइट्रेट। तो ये जो लेड नाइट्रेट है देखो PbNO3 ट्वाइस। अब अगर हम लोग इसके साथ भी वही करेंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किया, उसको भी हीट करेंगे, ओके। तो ये मस्त होता है, देखो वाइट कलर का होता है ये लेड नाइट्रेट, पर जादू हो जाता है जब इसको हम लोग हीट करते हैं। अब जबरदस्ती इसको टूटना पड़ता है, टूट के ये बन जाता है लेड मोनोऑक्साइड। वाओ सुपर्ब, जो कि होता है येलो कलर का, ओके, येलो येलो येलो। ठीक है, और इसके साथ और दो चीजें भी बनती है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो कि है NO2 और O2। ओके, अब देखो सिंपल सी चीज है ना, लेड ऑक्सीजन को चुरा के लेके गया, ठीक है, तो लेड ऑक्साइड या फिर लेड मोनोऑक्साइड हम लोग कह रहे हैं, ये बन गया। तो ये लेड मोनोऑक्साइड बनने के बाद अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें से क्या होगा, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मेल मिला होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऐसे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेड मोनोऑक्साइड अपना येलो कलर का होगा, ये तो दोनों भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी उसके साथ फ्री में गिफ्ट करके आ जाएंगे। पर हमारा फोकस क्या है भाई, हमारा मेटालिक ऑक्साइड कैसे बन रहा है इस चीज को समझने पर है। तो देखो 2 चीजें से हम लोग ने समझा, मेटल ऑक्सीजन के मेल मिलाव से डायरेक्ट, ओके।
तो कुछ हीट करने पर हो रहे, कुछ हीट ना करने पर हो रहे, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी। कुछ है ऐसे दूसरा मेथड हमारे पास जिसमें हम लोग मेटल कार्बोनेट अगर नाइट्रेट को लेते और उसका डीकम्पोजिशन करवा देते, कैसे, हीट करके भाई साहब। तो थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया, देखो चीज़ें हम लोग ने सीखे, ये वही हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे ऐसे आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। तो उसके थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके 1000 डिग्री सेल्सियस पर, ओके, हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। उसी तरह से लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे तो व्हाइट कलर का होता है, पर टूट के बनेगा लेड मोनोऑक्साइड, ओके, और फिर NO2 और O2 बनेगा, ओके, लेड मोनोऑक्साइड NO2 O2, डन, ओके। अब इसी तरह ये जो मेटालिक ऑक्साइड है, इसमें और एक खास चीज़ होती है। तो मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड जो है ये बेसिक होता है इनका नेचर, तो इसीलिए हम लोग इसको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो बेसिक वर्ड आया है, या फिर हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सर आपने कहा एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सर ये एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है? देखो फिलहाल तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम डेप्थ में, डिटेल में हम लोग आपके क्लास 10th में एक चैप्टर ही है पूरा पूरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें तो अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी एकदम बेसिक एक रफ आइडिया आने के लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे अतरंगी कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जो जिनके पास कुछ ऐसे खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओके, तो उसके वजह से उनको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। अब खास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, एक बता देता हूँ, वो बेसिस, वो कुछ दूसरे टाइप के केमिकल कंपाउंड्स जिनको हम लोग बेसिस कहते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं, ये एक उनकी खास एबिलिटी हुई। इसी तरह से और भी उनके कई एबिलिटीज़ हो सकते हैं, पर ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं हमको फिलहाल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक रफ आइडिया देने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप याद रख लो एसिड्स कौन से हैं, बेसिस कौन से। तो मैं पक्का श्योर हूँ कि आपको बहुत सारे कंपाउंड से पता होंगे जो एक्चुअल में मैं अभी बताऊंगा ना आपको कि ये एसिड्स है सर, आप बोलोगे सर हमको तो पता है, ओके। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आपने सुने भी होंगे जो मैं आपको बताऊंगा ये बेसिस है, तो आप कहोगे सर ये तो कंपाउंड हमने सुने हैं पर पता नहीं था शायद बेसिस होते हैं, ठीक है। तो देखो एसिड्स कौन से होते हैं, अब देखो नाम में ही एसिड, अगर नाम में एसिड होगा ना तो भाई आसानी है समझने के लिए। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, या फिर फॉस्फरिक एसिड, तो H3PO4 ऐसा होता है फॉस्फरिक एसिड, ओके। अब सल्फ्यूरिक एसिड का दूजा भाई H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड कहो, ओके। अब एकदम वीक अगर एसिड हम लोग कहेंगे तो ये देखो H2CO3, ये भी है भाई अपना एसिड, ओके, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी एक एसिड है CH3CO, ये थोड़ा सा हटके है, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ये कार्बोनिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, फॉस्फरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो काफ़ी सारे एसिड्स के नाम हमको पता चल गया अब, ओके। अतरंगी है भाई साहब ये, ओके। आपने आई होप नोट भी किया होगा, नामों को लिख लिया होगा, क्योंकि मैं साइड में नाम नहीं लिख रहा हूँ, ओके। तो मैं जब बोल रहा हूँ तब आप शायद पॉज करके नाम लिख लो तो हो जाएगी बात आपकी भी, आप बात बन जाएगी। अब बेसिस में कहूँगा तो ये देखो बड़ा सा बड़ा ढोलक, ओके, मतलब मैं इसे जानबूझ के मजाक में कह रहा हूँ, NaOH बहुत ही बढ़िया सा बेस है, ओके। इसके साथ साथ ऐसे ही इसका भाई KOH कहो, या फिर और दूसरा भाई NH4OH कहो, पर ये थोड़ा अच्छा बेस नहीं है, मतलब थोड़ा वीक है भाई काम करने के हिसाब से इन दोनों के कंपैरिजन में, ओके। ये बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये बहुत थोड़ा वीक वाला है, वीक सा है, ठीक है। तो इतने काफ़ी है, ओके, आपको फिलहाल बेसिस के बारे में समझने के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बेसिस में हम लोग देखेंगे ना तो कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ओके। तो जो बेसिस पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं ना उनको हम लोग एल्कलाई भी कहते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं अतरंगी जो कहते हैं हम पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो एल्कली नहीं है भाई साहब, ठीक है। जो बेसिस पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं वो एल्कली नहीं, ओके। जो बेसिस पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते वो एल्कली नहीं, जो बेसिस पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो है एल्कली, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप समझ लो ये NaOH, ये KOH भाई साहब ये एल्कलीज है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब अब क्या देखो, मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स, कहानी में फिर से पीछे आते हैं हम लोग, ओके। तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स है, बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड्स मोस्टली जो भी हम लोग ने एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिक नेचर में है। मतलब क्या, ये बेस जैसे उनकी प्रॉपर्टीज है, ओके, बेस जैसे वो बिहेव करते हैं, ठीक है। उनका नेचर, उनका स्वभाव बेस जैसा है, सिंपल। तो इसीलिए हम लोग उनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब ये जो बेसिक ऑक्साइड्स है, ओके,
कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये कुछ उनमें से भी कुछ बेसिक ऑक्साइड्स ओके पानी के साथ रिएक्ट करके एल्कली बनाते हैं। अब मैं एल्कली तो मैंने बता दिया आपको, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, राइट। जो बेसिस पानी में सोल्यूबल है वो एल्कली, ठीक है, जो बेसिस पानी में सोल्यूबल है वो एल्कली, ठीक है। तो कुछ कौन से वाले बेसिक ऑक्साइड्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं ओके या फिर कंबाइन हो जाते हैं ओके और एल्कली बनाते हैं ओके। तो देखते हैं ऐसे कौन से बेसिक ऑक्साइड्स हैं जो पानी में घुल के एल्कली बनाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में बेसिक ऑक्साइड ये रहा Na2O ओके, पानी में घुलेगा और फिर हमें एल्कली देगा NaOH ओके। इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन है। उसी तरह अगर इसका ही भाई कहो हम लोग K2O, ये भी पानी के साथ रिएक्ट करके बोलेगा भाई मैं भी एल्कली बनाऊंगा, तो ये भी बना देता है एल्कली KOH, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ बेसिक ऑक्साइड्स है Na2O या फिर K2O जो पानी के साथ रिएक्ट करके ओके एल्कली बना देते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही जो बेसिक ऑक्साइड्स है ओके हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स है या फिर बेसिक है नेचर में। अब ये बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं अपोजिट नेचर वाले कंपाउंड के साथ। अब बेसिक का अपोजिट होता है एसिडिक, ये देखो कर रहा है, देखो एसिडिक। तो रिएक्ट किससे करेंगे फिर, बेसिक ऑक्साइड्स। देखो हर किसी को ना अपने जैसे लोग पसंद होते हैं, पर अट्रैक्ट तो वही करते हैं जो अपने जैसे नहीं होते। तो ये एकदम बेसिक ह्यूमन नेचर है। अब देखो वो वाला बेसिक नहीं, मतलब ये वाला बेसिक एसिडिक नहीं, एकदम फंडामेंटल ह्यूमन नेचर है मैं कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है। नया फूल देखोगे आप ओके, जो कभी देखा नहीं होगा तो अट्रैक्ट हो जाओगे उस तरफ, क्योंकि भाई पहले बार देख रहे हो, कुछ भी नई चीज़ देख रहे हो अट्रैक्ट हो जाओगे, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर भी अपोजिट और दूसरी बात मतलब अपने से थोड़ी अलग चीज़ होगी तो अट्रैक्ट हो जाएंगे हम लोग उसकी तरफ, करेक्ट। तो ऐसे ही भाई हमारे बेसिक ऑक्साइड्स जो बेसिक है स्वभाव में, वो एसिडिक स्वभाव वाले कंपाउंड्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड्स एसिडिक स्वभाव वाले कंपाउंड से मतलब एसिड्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो मतलब क्या होता है, इनका मेल मिलाप होता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स उनके अपोजिट नेचर वाले कंपाउंड्स के साथ, एसिड्स के साथ कंबाइन होते हैं। अब देखो बेस अगर एसिड के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, सिंपल सी चीज़ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग ने पढ़ा था, एसिड और बेस का मेल मिला होकर सॉल्ट और वाटर बनता है, तो भाई ऐसे ही होगा ओके, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ जरा ये थी, पर देखो हम लोगों ने थोड़ा आसान कर दिया। तो बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जिनका बेसिक स्वभाव होता है, वो वाला बेसिक नहीं, बेसिक नेचर वाला, केमिस्ट्री वाला बेसिक, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड जिनका बेसिक स्वभाव होता है, ये रिएक्ट करते हैं उल्टे नेचर वाले एसिडिक कंपाउंड्स के साथ, मतलब एसिड्स के साथ, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिक बिहेवियर वाले कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, सिंपल। तो एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर अब यहाँ पर लूँ बेसिक ऑक्साइड्स में, अगर मैं एक मिनट Na2O, ठीक है, मैंने ये बेसिक ऑक्साइड लिया, या फिर CuO, ठीक है, चलो कॉपर ऑक्साइड, ये मैंने ऑक्साइड लिया। अब इसका मैं मेल मिलाव कर रहा हूँ ओके एसिड के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा सॉल्ट और वाटर, तो कॉपर क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है, CuCl2 और पानी बनेगा। तो इस तरह से रिएक्शन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल करके देख लिया, ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह से और एक एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो देखो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन देख सकते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसमें भी क्या होगा, देखो ये एसिड है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो जिंक क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड और वाटर, तो सॉल्ट और पानी बन गया ओके। ये सॉल्ट है और ये पानी है, ये सॉल्ट है और ये पानी है, ठीक है ओके, क्लियर हो गई बात। तो अब कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जो थोड़े टेढ़े होते हैं, मतलब क्या, अब मोस्ट ऑफ द, अब देखो अभी तक की कहानी में हम लोग ने पढ़ा कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो है मोस्ट ऑफ द होते हैं बेसिक नेचर में ओके, मतलब
ओके, इनका बिहेवियर भी हम लोग ने देखा, ये बिहेव करते हैं इस तरह से कि भाई ये एसिड के साथ रिएक्ट करना पसंद करते हैं। पर कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ओके, जिनका बिहेवियर का नाम तो हम लोग बाद में देखेंगे, ये ना दिलचस्पी रखते हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करने में भी और बेसिस के साथ रिएक्ट करने में भी। भाई साहब मतलब ये खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करने में ओके, ये इनको तो भाई एसिड के साथ भी रिएक्ट करना है, बेस के साथ भी रिएक्ट करना है। और ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल एसिड के साथ बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, पर बाकायदा ये भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स को हम लोग कहते हैं, इसके क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इनका कुछ अलग नाम दिया हम लोग ने, क्योंकि देखो हम लोग ना अब ना इसको मतलब बेसिक ऑक्साइड्स नहीं बोला सकते, क्योंकि बेसिक वाले तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये तो भाई एसिड और बेस दोनों के साथ भी रिएक्ट करते हैं, करेक्ट। तो ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से होते हैं भाई, कौन से होते हैं ऐसे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओके, लिखा है मैंने जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओके, ZnO, PbO, Al2O3। अब ये जो PbO है वो लेड मोनोऑक्साइड है, ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो ये जो लिखा है ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अब जैसे हम लोग ने देखा मेटालिक ऑक्साइड्स, वैसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब इसमें क्या होगा भाई, ये ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो उस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है जो कि है भाई नॉन मेटल। तो मैं अगर ऐसे लिखूं नो अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, पर फिर भी मतलब ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूं ओके। तो मो मतलब मेटालिक ऑक्साइड, नो मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, एकदम वैसे ही मैचिंग वाली कि भाई ऑक्सीजन जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ओके, वो अगर नॉन मेटल है तो भाई वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स ढेर सारे आपके सामने है स्क्रीन पर। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नॉन मेटल के साथ, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग N2O, सॉरी इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं N2O को। तो ये देखो ये भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नॉन मेटल नाइट्रोजन के साथ, वैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नॉन मेटल कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड में। उसी तरह से देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नॉन मेटल सल्फर के साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अरे भाई साहब बहुत सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये भी बनते कैसे हैं, सिंपल है भाई, अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में एलिमेंट है नॉन मेटल और ऑक्सीजन, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ में अगर वो एलिमेंट है तो वो उन्हीं एलिमेंट को कंबाइन करके बनता है, पर मैं आप मजाक में ऐसे ही बोल रहा हूँ ओके। और थोड़ा बहुत आपको लॉजिक भी लग जाएगा। सबसे पहले बेसिक मेथड कैसे प्रिपेयर होते हैं ये, या फिर कैसे बनते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड या फिर मेटालिक ऑक्साइड। सिंपली मेटालिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं, मेटल और ऑक्सीजन के मिलन से ओके। वैसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं, सिंपली नॉन मेटल और ऑक्सीजन के मिलन से, बस। तो यहाँ पर नॉन मेटल मैंने कार्बन लिया, ये लिया ऑक्सीजन, मैंने इन दोनों का मिलन करवाया, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब मिलन करवाने के लिए इनको हीट करना पड़ता है। तो देखो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओके कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है नॉन मेटल से, करेक्ट। कार्बन सिंपल। इसी तरह से सल्फर ले लो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा ओके, इसको भी हीट करना पड़ता है भाई साहब, ये बिना हीट करके नहीं होता। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। ये एक हो गई एक तरह से हमारी नॉन मेटल बनने की प्रक्रिया। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड की खास चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक स्वभाव के ओके। अब एसिडिक स्वभाव के मतलब एसिडिटी याद आ गई होगी आपको, मैं ऐसे ही जोक कर रहा हूँ ओके। तो वो एसिडिटी वाली एसिडिक मतलब थोड़ा बहुत बाद में हम लोग देखेंगे उसको एकदम डिटेल में, या फिर आप समझ सकते हो कि जब हमें एसिडिटी वगैरह होती है तब कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं, हमारे पेट में थोड़ा सा एसिडिक स्वभाव बढ़ जाता है, ऐसे समझ लो। पर फिलहाल उतने ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं हमें। तो वैसे ही इन मोस्ट ऑफ द मतलब ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, ढेर सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो है ओके, ये एसिडिक स्वभाव के हैं, एसिडिक नेचर के हैं, इसीलिए हम लोग इनको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं, सिंपल। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ओके, इनको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन है भाई साहब, कौन कौन है,
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो ये सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड नाम का भी एक हमारे पास ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो भी है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये एसिडिक ऑक्साइड जो है, जैसे बेसिक ऑक्साइड्स पानी के साथ घुल मिल के क्या बना रहे थे, एल्कली, वैसे एसिडिक ऑक्साइड पानी के साथ इनका मेल मिला होके, पानी के साथ ये कंबाइन होके रिएक्ट करके ये बनाते हैं एसिड्स। सुपर्ब, कैसे, चलो देखते हैं करके। तो ये एसिडिक ऑक्साइड में मैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ, पानी के साथ इसका मेल मिला हो गया, देखो एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ओके, फिर प्लस वाटर, तो अब देख रहा है गिव्स एसिड। तो देखो कौन सा एसिड दे रहा है ये, चलो आप बताओगे मुझे, कार्बन के साथ वाटर मिला होने के बाद कौन सा एसिड बनता है। बहुत ही बेसिक सा एसिड है, मतलब बहुत ही इजी सा एसिड है, बहुत ही वीक सा एसिड है। तो थोड़ी देर पहले याद करो, मैंने कुछ वीक एसिड बताए थे, उन दोनों में से एक है पक्का। ओके, आप अपने गेस किया होगा, आपको पता होगा शायद। ओके, मोस्टली तो ये बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, इसके अलावा देखो सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो देखो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ओके, उसी तरह से देखो सल्फर डाइऑक्साइड ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरस एसिड, पर अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड करेगा पानी के साथ रिएक्ट तो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और अगर मैं कहूँ मेरे को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसका भी पानी के साथ का रिएक्शन देखना है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके दो एसिड देता है हमें, दो कौन से नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो ये रहा सिलसिला एसिडिक ऑक्साइड्स का पानी के साथ रिएक्ट होने के बाद एसिड बनाने का। अब इसके अलावा भी एसिडिक ऑक्साइड्स जो मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड सॉरी जो है, ओके, इनमें और एक ताकत है। ओके, अब कौन से नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, जो एसिडिक है नेचर में, मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स, ओके, मतलब अभी हमको पता है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो ये ऐसे एसिडिक ऑक्साइड्स ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अब उल्टा नेचर वाले के साथ। तो एसिडिक ऑक्साइड्स के पास एसिडिक स्वभाव है, तो उल्टा स्वभाव है बेसिक, तो बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बेसिस के पास बेसिक स्वभाव होता है, करेक्ट। तो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं विद बेसिस, बनाते हैं क्या, अब देखो एसिडिक ऑक्साइड बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा भाई, सॉल्ट और वाटर, बस खत्म, करेक्ट। तो एसिडिक ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उल्टे नेचर वाले के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो एसिड बेस का रिएक्शन, ओके, बनेगा सॉल्ट और वाटर। कौन से सॉल्ट और कौन से वाटर, या फिर एग्जाम्पल देख लेते फटाफट। तो एसिडिक ऑक्साइड में लेता हूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैं अगर इसका रिएक्शन देखने की कोशिश करूँ, ओके, मतलब दिखाओ आपको, तो देखो मैंने ये NaOH लिया है ढेर बड़ा सारा, ओके, ये NaOH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट नाम का सॉल्ट बनाता है और पानी बनाता है। ओके, चलो इसके अलावा और एक एग्जांपल देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अगर मैं लूँ और इसको मैं सोचूं कि भाई तुम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करो, ये भी एक बेसी है, NaOH भी एक बेसी है। ओके, अब ये ऐसे बेसिस है जो सोल्यूबल है पानी में, तो ये एल्कलीज भी है, करेक्ट। तो ध्यान देना है, समझने की कोशिश करना है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आपको महसूस हो सकती है, पर मैंने आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर की है। बेसिस जो पानी में सोल्यूबल है वो है एल्कली, तो आप ऐसे याद रख सकते हो BSA। ठीक है, बेसिस जो पानी में सोल्यूबल है वो है एल्कली। ठीक है, अब जो नहीं है वो तो बेसिस ही है भाई। ओके, बस उन बेसिस को नाम दिया है अलग से जो पानी में सोल्यूबल है, तो वो बेसिस जो पानी में सोल्यूबल है उनको अलग से नाम दिया है एल्कली। ठीक है, अब ये ऐसे बेसिस है जो पानी में सोल्यूबल है, तो इसीलिए ये एल्कली में इनको कह रहा हूँ। क्लियर। सल्फर डाइऑक्साइड के उसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, सॉल्ट K2SO3 सॉल्ट बनता है। ओके, पोटेशियम सल्फाइड कहते हैं इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ओके, Na2CO3 को। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड KOH के साथ रिएक्ट करके K2SO3 बनाएगा, पोटेशियम सल्फाइड कहते हैं इसको, ओके, और साथ में पानी देगा, क्योंकि सॉल्ट और वाटर बनता है, करेक्ट। इजी इजी इजी। चलो, अब यहाँ पर कुछ ऐसे, सॉरी यहाँ पर मैंने मेटालिक ऑक्साइड लिखे, तो ये इसके आगे इधर आएगा नॉन। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कुछ ऐसे भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ओके, जो
थोड़े हटके हैं। ओके, ये ना इनके पास एसिडिक स्वभाव भी नहीं है, ना ही बेसिक स्वभाव है, तो इनका स्वभाव कुछ बैलेंस्ड है भाई साहब, बैलेंस्ड एकदम। तो इसीलिए हम लोग इनको, क्योंकि ये ऐसे बैलेंस्ड है, इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं न्यूट्रल। तो देखो हम लोग कहते हैं ना कि कोई अगर कुछ बात कह रहा है तो अगर उसके फेवर में बोल रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि चलो ये ए के फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि ए पर्सन के फेवर में बोल रहा है। अगर वो बी पर्सन के फेवर में बोले तो हम लोग कहते हैं बी पर्सन के फेवर में बोल रहा है। पर अगर वो किसी के भी फेवर में ना बोले तो हम लोग कहते हैं ना वो उसका जो व्यू है वो न्यूट्रल है। तो वैसे ही है कुछ, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है स्वभाव में, तो इसलिए हम लोग इनको बीच में रखते हैं, बोलते हैं ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। तो कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे ना एसिडिक स्वभाव के होते हैं ना बेसिक स्वभाव के होते हैं, इसलिए हम लोग उनको न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। तो चीज़ों को समराइज करना अगर मैं चाहूँ तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के केस में दो टाइप के हमें बिहेवियर दिखे, एक तो एसिडिक बिहेवियर, इसीलिए ओके कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, मतलब मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं भाई साहब बेसिस के साथ, करेक्ट, या फिर एल्कलीज के साथ। और यहाँ पर ये कुछ ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो ना एसिडिक स्वभाव के ना बेसिक स्वभाव के, इनको हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। और ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजन, मतलब डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। ओके, ये वाला देखो, ओके नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बारे में खास बात बताओ, ये ना लाफिंग गैस कहते हैं इसको, हंसी आ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ। ओके, नहीं तो आप बोलोगे सर जब भी आप कुछ भी मजाक करने की बात करते हो मतलब हंसी की बात करते हो मजाक होता है, वो मजाक नहीं है, सच में इसको लाफिंग गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे हंसी आती है। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर, ये भी हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके, इसके अलावा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो देखो मैंने एग्जांपल्स लिखे यहाँ पर, NOCO, तो देखो NOCO कवर हो गया, फिर N2O वाटर, देखो N2O वाटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं और मैंने बता दिया कैसे होते हैं ये अतरंगी। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं और हम लोग ने इसके साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट भी किया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। पर फिर भी मुझे ये चीज़ बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूँगा। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मैं आपको और एक बात बता दूँ कि हम लोग ICSE के जो भी हम लोग ने चैप्टर्स पढ़े केमिस्ट्री के, तो उसके जैसे कि ये चैप्टर तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस वीडियोज़ में भी सॉल्व किए हैं जो इस चैप्टर के बने हैं। ओके, पर इसके साथ आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है क्वेश्चंस की। तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और आप ऑनलाइन टेस्ट जाके सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो हमारे वेबसाइट पर जाकर learnerhub.com पर। ओके, और बाकी आपको तो पता ही है लर्नहब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।